देवराज चौहान महसूस कर लेना चाहता था कि होटल के बाहर कोई संदिग्ध तो मौजूद नहीं। उस पर नज़र तो नहीं रखी जा रही। बालकनी में बैठे देवराज चौहान की निगाह होटल के बाहर घूमती रही। शाम के 6:30 बज रहे थे। वक्त बीत रहा था। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाना था। देवराज चौहान वहां तब तक बैठा रहा जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। देवराज चौहान को ऐसा कोई नहीं दिखा जो संदिग्ध लगा हो। उसने होटल के सामने सड़क पर भी नजर रखी थी, लेकिन उसे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि कोई होटल या बालकनी पर नजर रखे हुए हो। जो भी हो, खतरा तो वो महसूस कर ही रहा था। देवराज चौहान ने आज़ाद मैदान की तरफ देखा, जहां स्टेज बन रहा था। वहां लाइटें रोशन हो गई थी और आज भी कई लोग मंच पर काम करने, उसे बनाने में लगे हुए थे। देवराज चौहान बालकनी से उठकर कमरे में आया और लाइटें जलाई। बालकनी का दरवाज़ा बंद कर लिया। राइफल वाला सूटकेस खुला पड़ा था, उसे बंद किया। इंटरकॉम पर कॉफ़ी के लिए कहा और जेब से मोबाइल निकालते उसने कासिम रहमान के बारे में सोचा कि क्या वो विश्वास के काबिल है। कहीं वो भी कबीर मलिक के हाथों बिका हुआ तो नहीं है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आदिल वारसी का भी तो पता नहीं था कि वो गद्दार है, लेकिन अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं था। क्या पता जफर मुरादाबादी ही झूठा हो, या फिर वो मार्शल के अन्य एजेंटों में से किसी को फ़ोन करे। क्या भरोसा कि जिसे फ़ोन करे वो ही गद्दार हो। आखिर देवराज चौहान ने कासिम रहमान को ही फ़ोन किया। बात हो गई। तुम ठीक हो? उधर से कासिम रहमान ने पूछा। एकदम ठीक। देवराज चौहान गंभीर था। मुझे तुमसे काम है, मिलना पड़ेगा। मिल लो। 1 घंटे बाद कहाँ पर मिलते हो? जगह आज़ाद मैदान से बहुत ज़्यादा दूर न हो, देवराज चौहान ने कहा। कासिम रहमान के साथ जगह और वक्त तय हो गया। फोन पर बात खत्म हुई तो वेटर कॉफ़ी लेकर आ गया। कॉफ़ी का प्याला देते और सूटकेस देखकर बोला, शादी की तैयारियां हो रही है जनाब जी। हाँ, डिनर कमरे में ही लेंगे ना? हाँ। देवराज चौहान ने कॉफ़ी का घूंट भरा। आज होटल के खास मेन्यू में सरसों का साग और मक्की की रोटी है। पसंद हो तो डिनर में वही ले आऊं रात को। जरूर। देवराज चौहान मुस्कुराया। ये तो बढ़िया रहेगा, लेकिन डिनर मुझे रात 10:30 के बाद देना। जब भी आप इंटरकॉम पर ऑर्डर करेंगे तभी लाऊंगा। वेटर चला गया। देवराज चौहान ने कॉफ़ी समाप्त की। खतरे का एहसास उसे हर पल हो रहा था। जफर मुरादाबादी को देवराज चौहान भूल नहीं पा रहा था। उसका आना खतरे की तरफ बड़ा संकेत था। देवराज चौहान सूटकेस के कमरे से निकला, दरवाज़ा लॉक किया और सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंचा और रिसेप्शन पर चाबी देकर होटल से बाहर निकल गया। नजरें सतर्क थी, हर तरफ देख रहा था वो। कदम एक तरफ उठ रहे थे। लंबी कोशिश के बाद भी उसे ऐसा कोई नहीं दिखा जो उसे देखे या उसमें दिलचस्पी ले रहा हो। सड़क किनारे खड़े होकर खाली टैक्सी को देखने लगा। वहां से बराबर ट्रैफिक निकल रहा था। 10 मिनट की कोशिश के बाद एक खाली टैक्सी मिली। सूटकेस लिए वो पीछे की सीट पर बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर को बता दिया कि किधर जाना है। उसके बाद वो पीछे नज़र रखने लगा कि कोई टैक्सी का पीछा तो नहीं कर रहा। आधे घंटे बाद जब टैक्सी रुकी तो उसे यकीन था कि उसका पीछा नहीं किया गया। ड्राइवर को किराया देकर सूटकेस थामे देवराज चौहान सड़क के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट दूर थी। सड़क पर से गुजरने वाले वाहनों की हेडलाइट बार बार उस पर पड़ रही थी। 5 मिनट आगे बढ़ने के बाद सड़क के किनारे खड़ी कासिम रहमान की टैक्सी को उसने पहचाना। पास पहुंचकर स्टीयरिंग सीट पर मौजूद कासिम रहमान को देखा। भीतर आ जाओ, उसे देखते ही कासिम रहमान ने कहा। देवराज चौहान ने टैक्सी का पीछे का दरवाज़ा खोला और सूटकेस भीतर रखकर दरवाज़ा बंद किया और कासिम रहमान से बोला, यहाँ से जाओ, 10 मिनट बाद तुम्हें फ़ोन करूँगा। उसी पल टैक्सी स्टार्ट हुई और आगे बढ़ गई। देवराज चौहान ने वहीं खड़े खड़े नजरें घुमाई। सब ठीक लगा। तब वो सड़क के किनारे किनारे ही आगे बढ़ने लगा। 10 मिनट बाद एक बाजार में आ पहुंचा। बाजार में रौनक थी, लोग आ जा रहे थे, दुकानों पर खरीदारी कर रहे थे। देवराज चौहान भी बाजार की सड़क में प्रवेश कर गया और मोबाइल निकालकर कासिम रहमान का नंबर मिलाया
और फ़ोन को कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल गई और तुरंत ही कासिम रहमान की आवाज़ कानों में पड़ी। कहो। सूटकेस देखा। मध्यम अंदाज में बाजार की सड़क पर कदम उठाते देवराज चौहान ने पूछा। अभी तो ड्राइविंग कर रहा हूँ। क्या है सूटकेस में? .315 की राइफल है, साथ में साइलेंसर और टेलीस्कोप भी है। ओह, मुझे शक है कि ये राइफल ठीक नहीं है। तुमने इससे चेक करना है कि क्या ये सही काम करती है। कैसे चेक करूं? दूर का निशाना लगाकर। अब तो अंधेरा हो गया है। क्या अभी चेक करूं? उधर से कासिम रहमान ने पूछा। कल सुबह दिन के उजाले में फायर करके चेक कर लेना। सूटकेस में राइफल की एक ही गोली मौजूद है। गोलियां तो मैं आधे घंटे में हासिल कर लूँगा, उसकी फिक्र नहीं। राइफल तुमने कहाँ से ली? कुछ चुप रहकर देवराज चौहान बोला। इसका जवाब कल दूंगा। तुम्हारा प्लान वही है ना जो तुमने मुझे बताया था? हाँ, ये राइफल उसी काम के लिए। हाँ, मैं तुम्हें कल सुबह राइफल चेक करके फ़ोन करूँगा। मुझे तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। इसे चेक करने के लिए मुझे जंगल में जाना होगा। ऐसा जंगल में जानता हूँ। सुबह मेरा फ़ोन तुम्हें आ जाएगा। देवराज चौहान ने फ़ोन बंद करके जेब में रखा और आगे बढ़ता रहा। एक दो दुकानों पर भी रुका और सामान देखने के बहाने ये जानने की चेष्टा की कि पीछे कोई उस पर नज़र तो नहीं रख रहा, लेकिन ऐसा कोई नहीं दिखा। देवराज चौहान बाजार पार करके दूसरी तरफ निकल आया। सामने सड़क पर टैक्सी स्टैंड दिखा तो वहां जाकर टैक्सी ली और वापस सबीना होटल की तरफ चल पड़ा। तभी मोबाइल बजने लगा। देवराज चौहान ने बात की। दूसरी तरफ आदिल वारसी था। राइफल जची? हाँ, एकदम फिट है राइफल, देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। अब तुमने मुझे बताना है कि उस रात काम के बाद वहाँ से कैसे निकलोगे। किसी कार मोटरसाइकिल की जरूरत हो तो मैं उसका इंतजाम पहले से ही तैयार रखूँगा। कहोगे तो तुम्हें वहाँ से दूर ले जाने के लिए मैं खुद हाजिर हो जाऊँगा। इस बारे में सोचकर बताऊँगा, देवराज चौहान ने कहा। कल का दिन बाकी है। परसों आज़ाद मैदान में रैली है। मुझे बता देना, मैंने भी तैयारी करनी है। कल बताने को कहकर देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया। वो सोच रहा था कि कल कासिम रहमान राइफल की क्या रिपोर्ट देता है। अब इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता था। अगले दिन सुबह 8 बजे कासिम रहमान का फ़ोन आया। देवराज चौहान तब गहरी नींद में था, परंतु तुरंत ही उठ बैठा और फ़ोन उठाकर बात की। हेलो, मैं पिछले 1.5 घंटे से राइफल को जंगल में चेक कर रहा हूँ। 20 से ऊपर फायर किए हैं। टेलीस्कोप ठीक है, साइलेंसर सही काम कर रहा है, लेकिन राइफल से निशाना ठीक नहीं लग रहा। कासिम रहमान की आवाज़ कानों में पड़ी। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। निशाना लगाते वक्त क्या होता है? सब ठीक है। टारगेट पर गोली न जाकर फासले से निकल जाती है, जबकि टेलीस्कोप से टारगेट क्लियर होता है, परंतु निशाना सही नहीं बैठता। मेरे ख्याल में राइफल की नाल में कुछ समस्या है। पक्का नहीं कह सकता कि राइफल में क्या खराबी है, लेकिन इस्तेमाल के लिए राइफल ठीक नहीं है। तो जफर मुरादाबादी ने जो कहा था वो सच है। आदिल वारसी गद्दारी कर रहा है। वो कबीर मलिक से मिला हुआ है। इसका मतलब उसकी हर हरकत की खबर देवेन नागर तक पहुंच रही है। उसे लग रहा था कि वो देवेन नागर का शिकार करने जा रहा है, लेकिन ये तो अब पता चला कि हकीकत में देवेन नागर उसका शिकार करने जा रहा था। कासिम रहमान की आवाज़ कानों में पड़ी। वो कह रहा था, तुमने ये राइफल कहाँ से ली? देवराज चौहान सोचों से बाहर निकला और सोच भरे स्वर में कहा। कासिम, अब तुम मुझे राइफल का इंतजाम करके दोगे? कर दूंगा इंतजाम, शाम तक हो जाएगा। पर तुमने ये राइफल कहाँ से? अभी कुछ मत पूछो। राइफल के साथ एक गोली, साइलेंसर और टेलीस्कोप भी चाहिए। राइफल को चेक कर लेना कि वो ठीक से निशाना ले रही है। सब कुछ चेक करके देना, देवराज चौहान ने कहा। गोली सिर्फ एक ही। ये सारा सामान सूटकेस में डालकर उसी तरह देना जैसे मैंने तुम्हें दिया था। समझ गया। मिलेंगे हम वहीं जहाँ कल शाम मिले थे। जब इंतजाम हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना,
कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद किया और इंटरकॉम पर कॉफी भेजने को कहकर सिगरेट सुलगा ली। दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। जफर मुरादाबादी ने जो कहा था वो सही निकला। आदिल वारसी गद्दारी कर रहा था उससे। आदिल वारसी के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। अब उसे अपनी प्लानिंग सही करनी थी। अपने काम के बारे में सोचना था कि वो काम कर पाएगा या नहीं। कुर्सी पर बैठ गया देवराज चौहान और कष्ट लेने लगा। जफर मुरादाबादी ने कहा था कि देवेंद्र नागर के भाषण के वक्त होटल के बाहर कबीर मलिक के आदमी फैल चुके होंगे कि वो होटल से बाहर निकले और वे उसे बूंदें। तब तक वो देवेंद्र नागर पर फायर कर चुका होगा और गन में की गई गड़बड़ी की वजह से गोली देवेंद्र नागर को नहीं लगी होगी। तभी दरवाजे पर थपथपाहट पड़ी। दरवाज़ा खोला तो वेटर कॉफ़ी दे गया। देवराज चौहान वापस कुर्सी पर बैठा। कॉफ़ी के घूंट पड़ने लगा। कबीर मलिक सोच रहा होगा, देवेंद्र नागर भी यही सोचेगा कि उसके पास खराब नाल वाली राइफल है जिससे वो सही निशाना नहीं ले सकेगा। ऐसे में देवेंद्र नागर निश्चित होगा कि उसकी हत्या नहीं होगी। परंतु राइफल बदली जा रही है। ये बात कबीर मलिक या देवेंद्र नागर नहीं जानता था। मतलब कि काम किया जा सकता है। देवेंद्र नागर को शूट किया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा? वो होटल से निकलेगा और कबीर मलिक के बाहर फैले आदमी उसे शूट कर देंगे। उसे खुद को बचाना होगा। होटल से निकलने का दूसरा रास्ता देखना होगा। पर कबीर मलिक के आदमी भी तो दूसरे रास्ते पर नज़र रख सकते हैं। वो बेवकूफ़ तो होंगे नहीं। सब ठीक था। देवेंद्र नागर को शूट करने के बाद अपने को सुरक्षित निकालने का रास्ता ढूंढना बाकी था। देवराज चौहान सोचों में डूबा नहा धोकर तैयार हुआ। नाश्ता किया। उसके बाद कमरे से बाहर निकला और होटल में घूम फिर कर बाहर निकलने का दूसरा रास्ता तलाश करने लगा। होटल ज़्यादा बड़ा नहीं था। 300 गज के प्लाट में वो बना हुआ था। और परेशानी वाली बात तो ये सामने आई कि होटल के पीछे और दाएं बाएं भी इमारतें खड़ी थी। यानी कि होटल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। वो था मुख्य दरवाज़ा जिससे वो आता जाता था, जहाँ रिसेप्शन था। अगर वो देवेंद्र नागर पर फायर करता है तो उसे उसी दरवाजे से बाहर निकलना होगा और तब वहाँ उसकी गात में कबीर मलिक के लोग मौजूद होंगे और उनकी नज़रों से तब बच निकलना कठिन होगा। अपनी जान की कीमत पर देवेंद्र नागर को शूट करना गलत था। ऐसे काम का कोई फायदा नहीं था जिससे उसकी भी जान चली जाए। देवराज चौहान कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश में लगा रहा। सोचता रहा, अगर रास्ता नहीं मिला बच के निकलने का तो उसे ये काम छोड़ना होगा। उसके बाद देवेंद्र नागर को घेर कर शूट करने का कोई और रास्ता देखना होगा। मन ही मन जफर मुरादाबादी के बारे में सोच रहा था कि अगर वो उसके पास न पहुंचा होता तो उसका बचना कठिन होता। 3 बजे होटल से बाहर निकला देवराज चौहान और टहलता हुआ आगे बढ़ गया। जबकि हर पल वो इस बात को सोच रहा था कि देवेंद्र नागर को शूट करने के बाद कैसे सुरक्षित यहाँ से निकले। होटल में आने जाने का एक ही रास्ता होने की वजह से इस बारे में वो ज़्यादा न सोच पा रहा था। एक रेस्टोरेंट में उसने लंच किया। उसके बाद आज़ाद मैदान का चक्कर लगाया। वहाँ पर मंच पूरी तरह बन चुका था। अब उसकी सजावट का काम चल रहा था। मैदान में दूर तक बल्लियाँ लगाकर रास्ता और लोगों के नीचे बैठने का इंतजाम किया जा रहा था। सारे मैदान का यही हाल था। आज मैदान में बच्चे नहीं खेल रहे थे। खेलने की जगह पर बल्लियाँ खड़ी हो चुकी थी। इलेक्ट्रीशियन बल्लियों पर तारे और बल्ब लगाने में व्यस्त थे। मंच के आगे की कतारों में कुर्सियाँ लाइन में रखी जा रही थी। कल रैली थी और आज अधिकतर इंतजाम पूरे होते दिख रहे थे। अभी भी 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। देवराज चौहान होटल की तरफ चल दिया। आज़ाद मैदान से निकलकर जब देवराज चौहान सड़क पार कर रहा था तो तब होटल को देखा। सबसे ऊपर उसकी निगाह जा टिकी जहाँ होटल की छत थी। उसने होटल की छत नहीं देखी थी। देवराज चौहान ने होटल में प्रवेश किया और सीढ़ियाँ चढ़ता होटल की छत पर जा पहुँचा। छत पर होटल का कबाड़ रखा हुआ था। फर्नीचर, टेबल, टूटे फूटे बेड, ऐसा ही दूसरा सामान। लेकिन देवराज चौहान की निगाह तो होटल की इमारत के साथ लगती छतों को देख रही थी। दाएं बाएं छत थी, पीछे भी छत थी, परंतु पीछे की छत 10 फीट के फासले पर थी।
10 मिनट तक देवराज चौहान वहीं खड़ा छतों को निहारता रहा, सोचता रहा। फिर सीढ़ियां उतरकर होटल से बाहर आया और होटल की कतार में इमारतों को देखने लगा कि क्या क्या है। दाएं भी देखा, बाईं तरफ भी देखा, तो एक जगह थम गया। सबीना होटल के बाईं तरफ 3 इमारतों को छोड़कर चौथी इमारत होटल की दिखी। बाहर बोर्ड पर शबनम होटल लिखा था। देवराज चौहान वापस होटल की छत पर पहुंचा और बाईं तरफ छतों की छोटी दीवारों को लांघते हुए छतें पार की और शबनम होटल की छत पर जा पहुंचा। उसने पहले ही गिन रखा था कि कितनी छतें पार करके शबनम होटल की छत है। पीछे के कोने में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। देवराज चौहान उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। शबनम होटल की भी 4 मंजिलें थी और वो साधारण सा होटल था। सीढ़ियां उतरने के पश्चात ग्राउंड फ्लोर पर बने रिसेप्शन पर पहुंचा, जहां 60 बरस का दाढ़ी वाला व्यक्ति टोपी लगाए मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम, वो व्यक्ति देवराज चौहान से बोला। वालेकुम सलाम, देवराज चौहान मुस्कुराया। एक कमरा लेना है? जरूर लीजिए जनाब, हम तो आपकी सेवा के लिए ही बैठे हैं। कितने दिन के लिए? हफ्ता तो रहूँगा ही, परसों मेरी बेगम भी आ जाएगी। जो भी अच्छा कमरा हो वही दे दीजिए। उस व्यक्ति ने रजिस्टर खोलकर देवराज चौहान की तरफ किया। एंट्री कर दीजिए, 104 नंबर कमरा बढ़िया है, आपकी बेगम को भी पसंद आएगा। मेहरबानी हजूर, देवराज चौहान बोला। देवराज चौहान ने रजिस्टर में एंट्री की। नाम मीर अली लिखा। 7 दिन का किराया एडवांस में ही दे दिया तो वो व्यक्ति खुश हो गया। मैं 2-3 घंटे बाद सामान के साथ यहाँ पहुँच जाऊँगा, देवराज चौहान ने कहा। जब मर्जी आइए जनाब, 104 नंबर कमरा आपके नाम पर हफ्ते के लिए चढ़ गया है, उसने कहा। देवराज चौहान होटल के बाहर निकल आया। चेहरे पर मुस्कान थी। देवेनागर को शूट करके निकल जाने में अब कोई समस्या नहीं थी। सुरक्षित निकल जाने का रास्ता अब उसके पास था। कासिम रहमान का रात 8 बजे फ़ोन आया कि सब कुछ तैयार है, वो सूटकेस की डिलीवरी ले ले। जगह वो ही थी जहां वे कल मिले थे। देवराज चौहान होटल से बाहर निकला और टैक्सी पकड़कर चल पड़ा। रास्ते में उसने आदिल वारसी को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ सुनते ही वारसी ने कहा, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था। कल का तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कल रैली है, देवराज चौहान ने कहा। देवेनागर पहुंच रहा है ना मंच पर? वो जरूर आएगा, मेरे पास खबर है। तब तो मेरा प्रोग्राम भी वही है जो तुम्हें पता है। देवराज चौहान का स्वर सामान्य था। बाद में निकलोगे कैसे? तुम होटल के बाहर कार लेकर मौजूद रहना। ये नहीं हो सकेगा। मैदान से बाहर सड़क पर भी लोगों की भीड़ होगी। पुलिस आसपास की सड़कों पर भी ट्रैफिक बंद कर देगी। फिर तो मुझे भीड़ का हिस्सा बनकर ही वहाँ से निकलना होगा। तुम्हें आधा किलोमीटर पैदल चलना होगा। उसके बाद मैं कार के लिए तुम्हें मिल जाऊँगा। कहाँ? आदिल वारसी ने बताया कि वो किस तरफ कहाँ मिलेगा। मैं काम पूरा करने के बाद तुम्हें वहीं मिलूँगा। ज़रूर, मुझे खुशी हो रही है कि तुम कल ये मिशन निपटा लोगे। तुम्हारी सहायता से ही मैं ये सब कर पा रहा हूँ। ये तुम्हारी हिम्मत है, कोई और होता तो ये सब न कर पाता। अभी काम हुआ नहीं, पहले हो जाने दो, देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारे इरादे पक्के हैं तो काम कैसे नहीं होगा? जरूर होगा। हम कल दिन में एक बार फिर बात कर लेंगे। देवराज चौहान ने हाँ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। टैक्सी दौड़ रही थी। देवराज चौहान सोच रहा था कि आदिल वारसी को हवा भी नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है। वो तो यही सोच रहा होगा कि कल उसकी हत्या कर देंगे कबीर मलिक के आदमी। जफर मुरादाबादी ने बताया था कि वो 18 के 18 एजेंट सिर्फ गद्दारी की वजह से मारे गए। कबीर मलिक तक उसकी खबरें पहुंचती रही और जब भी कबीर मलिक ने ठीक समझा उन्हें खत्म कर दिया। स्पष्ट था कि मार्शल के एजेंटों में गद्दार काफ़ी थे। देवराज चौहान को उलझन थी कि आखिर कबीर मलिक ने मार्शल की एजेंटों को ढूंढा कैसे। मार्शल के एजेंटों के बारे में कोई बाहरी व्यक्ति जान ले तो पूरी तंत्र क्रिया ही फेल थी मार्शल की। और तो और कोई मार्शल तक पहुंचकर मार्शल को शूट कर दिया। जफर मुरादाबादी का कहना था कि मार्शल को मारने वाले कबीर मलिक के लोग थे,
जो कि हिंदुस्तान में रहकर उसके लिए काम करते हैं। कबीर मलिक और देवेन नागर का लंबा खेल चल रहा था। हर मामले में कबीर मलिक फंसा नजर आ रहा था। वो देवेन नागर को पूरी तरह सुरक्षा दे रहा था। अब देवराज चौहान के सामने धीरे धीरे मामला खुल रहा था। देवराज चौहान को लगा कि जफर मुरादाबादी से और भी बहुत कुछ जाना जा सकता है। शायद उसने सब कुछ नहीं बताया है। जफर मुरादाबादी से फिर मिलना होगा, परंतु उसका फोन नंबर पास में नहीं था, पर वो उसका नंबर जरूर ले गया था, ये कहकर कि हाजी खान की मौत के बाद जरूर फोन करेगा। मतलब कि अब जफर के फोन के आने का इंतजार करना होगा, तभी उससे मिलने की बात करेगा। बात आगे तभी बढ़ सकती है जब देवेन नागर मारा जाए। देवेन नागर मर गया तो जफर मुरादाबादी से मिलने की जरूरत ही नहीं थी। देवेन नागर की मौत के साथ ही मार्शल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और उसे हिंदुस्तान वापस लौट जाना होगा। देवराज चौहान ने हर तरफ से अपना ध्यान हटाकर देवेन नागर पर लगा दिया। कासिम रहमान अपनी जगह पर मौजूद था, टैक्सी में बैठा था। देवराज चौहान उसकी टैक्सी में जा बैठा। सूटकेस पीछे वाली सीट पर रखा था। कासिम ने टैक्सी आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम मेरे से छिपाव रख रहे हो। कैसा छिपाव? तुम मुझे नहीं बताते कि कहाँ पर ठहरे हो। तुम्हारा प्लान क्या है? कासिम रहमान बोला। जरूरत नहीं है इन बातों को बताने की। मुझ पर भरोसा नहीं। भरोसा न होता तो तुमसे काम क्यों लेता? लेकिन मैं सतर्कता इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ न बताकर। तुम्हारी इच्छा। ये राइफल का क्या चक्कर है? तुमने राइफल बाजार से तो खरीदी नहीं होगी। बाहर से खरीदते तो चेक जरूर करते। किसने दी तुम्हें खराब राइफल? कासिम रहमान गंभीर था। पता नहीं चला कि क्या खराबी है उसमें। बताया तो था तुम्हें कि मुझे लगता है उसकी नाल में खराबी है। गोली नाल से निकलती है और लक्ष्य से भटक जाती है, टारगेट की तरफ नहीं जाती। किसने दी तुम्हें ये राइफल? मार्शल के एक एजेंट ने। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। ओह, क्या उसे मालूम था कि राइफल खराब है? मेरे ख्याल में उसने जानबूझकर मुझे खराब राइफल दी। देवराज चौहान बोला। जानबूझकर? कासिम रहमान ने देवराज चौहान पर नजर मारी। तुम्हें कैसे पता? पता चल गया। लेकिन मार्शल का एजेंट ऐसा क्यों करेगा? देवराज चौहान चुप रहा। तुम्हें तो पता होगा कि वो ऐसा क्यों करेगा। शायद। देवराज चौहान ने बात बदल दी। उसने जानबूझकर ऐसा न किया हो। कासिम ने देवराज चौहान पर गंभीर निगाह मारी। तुम अगर मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन झूठ मत बोलो। अभी मेरा ध्यान देवेन नागर की हत्या करने पर है। इसके अलावा कोई और सवाल मत पूछो, देवराज चौहान ने कहा। ठीक है, तो कल तुम मारोगे उसे। मेरे से कोई और काम हो तो बता देना। वहाँ से कैसे निकलोगे? निकल जाऊंगा। फिर भी मुझे तुम्हारे फ़ोन का इंतजार रहेगा कि शायद तुम्हें कोई काम पड़ जाए। देवराज चौहान ने दूसरी टैक्सी ली और सूटकेस के साथ उसमें प्रवेश कर गया। होटल पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। कमरा भीतर से बंद करके उसने सूटकेस खोला। भीतर 315 की राइफल, साइलेंसर और टेलीस्कोप के साथ एक गोली पड़ी दिखी थी। देवराज चौहान ने एक ही निगाह में पहचान लिया कि ये राइफल दूसरी वाली थी, इस्तेमाल की हुई, कुछ पुरानी लग रही थी। देवराज चौहान ने उस पर टेलीस्कोप फिट किया और कमरे की लाइटें बंद करके बालकनी का दरवाज़ा खोला और कुर्सी को खास एंगल में रखते उस पर बैठ गया। बालकनी में अंधेरा था, जबकि सड़क पर से वाहन बराबर जा रहे थे। उनकी आवाज़ें कानों में पड़ रही थी। बालकनी से आज़ाद मैदान का मंच स्पष्ट नजर आ रहा था। मंच पर रोशनी फैली थी और कुछ लोग काम करते वहां दिख रहे थे। देवराज चौहान ने राइफल की नाल को बालकनी की दीवार पर रखा और कुर्सी पर बैठे ही बैठे टेलीस्कोप पर आंख टिका दी। मंच का नज़ारा टेलीस्कोप की वजह से बहुत ही स्पष्ट, जैसे करीब ही हो, दिखाई देने लगा। मध्यम रोशनी की वजह से वहां पर लोग धुंधले से किंतु स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इसकी वजह थी कि मंच पर रोशनी कम थी। कल मंच पर भरपूर रोशनी होगी और टारगेट उसके सामने पूरी तरह स्पष्ट होगा। देवराज चौहान ने कमरे में आकर राइफल सूटकेस में रखी और उसे बंद कर लिया। फिर कासिम रहमान को फ़ोन किया। उसने तुरंत ही कॉल रिसीव कर ली थी। मैं अभी घर पहुंचा हूं।
उधर से कासिम रहमान ने कहा, ये राइफल तुमने चेक की, इसका ट्रायल लिया? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, एकदम चकाचक है। इससे फायर करने में बहुत मज़ा आता है। गोली सीधे टारगेट पर लगती है। देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया। आज आखिरी रात ही रहना था इस होटल में, कल काम खत्म हो जाएगा। देवराज चौहान ने सोचा और सिगरेट सुलगाने के बाद विस्की की बोतल निकालकर गिलास तैयार किया और गिलास थामे बालकनी में आ खड़ा हुआ। आज़ाद मैदान में नजर आ रहे मंच को देखने लगा। जब गिलास खत्म हुआ तो भीतर आकर इंटरकॉम पर डिनर का ऑर्डर दिया और दूसरा पैक तैयार करने में लग गया। अगला दिन देवराज चौहान का सामान्य ढंग से ही बीता। जिक्र के काबिल कोई खास बात नहीं हुई। दोपहर को आदिल वारसी का फोन अवश्य आया था। उसने पूछा था कि शाम का काम तय है, काम के बाद उसे वहीं पर मिलेगा जो जगह कल उनके बीच फिक्स हुई थी। देवराज चौहान ने हाँ कहकर फोन बंद कर दिया। आदिल वारसी गद्दार था, परंतु अभी चुप रहना ही ठीक था। उसे आदिल वारसी से कोई मतलब नहीं था। अगर रात को काम ठीक से पूरा हो जाता है तो वारसी को मार्शल देखेगा। जफर मुरादाबादी ने मार्शल के गद्दार एजेंट अमीन अख्तर के बारे में बताया था। उसे भी मार्शल देखेगा। वो मार्शल के एजेंट हैं। उसने तो देवेन नागर की हत्या करके यहाँ से निकल जाना है। उसका मकसद था जगमोहन के पीछे से पुलिस हट जाए। ये तभी हो सकता था जब वो देवेन नागर की हत्या करे। देवेन नागर मार्शल का गद्दार ही नहीं, उसने मार्शल की भी हत्या करवाई थी। दोपहर से आज़ाद मैदान में हलचल तेज हो गई थी। पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में पहुंचते जा रहे थे और अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभालते जा रहे थे। सुबह से ही पार्टी के झंडे हर तरफ लगाए जा रहे थे। बैनर लग चुके थे। पूरा मैदान रैलीमय हो चुका था। मंच के करीब बैठने की चाह में कुछ लोग अभी से नीचे दरियों पर आ बैठे थे। पुलिस वाले भी वहां दिखने लगे थे। देवराज चौहान बालकनी से आज़ाद मैदान की हरकतों पर नजर रखी था। दिन भर कमरे में ही रहा। दिमागी तौर पर वो आज काम निपटा देने को तैयार था। उसे इंतजार था शाम होने का, अंधेरा होने का, मंच पर नेताओं के आने का, खासतौर से देवेन नागर के मंच पर आने का। उसकी मौत होते ही जगमोहन को आज़ादी मिल जानी थी। शाम के 8 बज गए थे। अंधेरा छा चुका था, परंतु आज़ाद मैदान में रोशनियां इस तरह फैली थी जैसे दिन का उजाला फैला हो। तेज और भरपूर रोशनी थी ऐसी। मैदान का चप्पा चप्पा चमक रहा था। लाउड स्पीकर पर नेताओं के चेले चपाटों की आवाज़ें 7 बजे से ही उठनी शुरू हो गई थी। सत्ताधारी पार्टी की रैली थी। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मैदान में लोगों की भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी। दरियों पर हजारों लोग बैठ चुके थे। मंच के पास कुर्सियों पर खास मेहमान भी बैठने शुरू हो गए थे। भीड़ का आना बढ़ता ही जा रहा था। ये रैली इसलिए भी खास हो गई थी लोगों के लिए कि आज के अखबारों में इस बात की खबर थी कि वक्ती प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है और पार्टी सबके चहेते नेता हाजी खान को प्रधानमंत्री बनाने पर विचार कर रही है। यही वजह थी कि हर कोई हाजी खान को इस सामान्य मंच पर देख लेने का ख्वाहिशमंद था। जगह जगह पुलिस फैली नजर आ रही थी। आज़ाद मैदान में भी और बाहर भी पुलिस का सारा इंतजाम चाक चौबंद दिख रहा था। 8 बजते ही नेताओं का आना भी शुरू हो गया। अब माइक नेता लोगों ने संभाल लिया था और बारी बारी पार्टी के कारनामों का बखान करने लगे। ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री जी निर्दोष हैं, भ्रष्टाचार से दूर हैं, परंतु उन पर इल्जाम लगा है तो नैतिकता के नाते ही वो पद छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो पार्टी के आला कमान जनाब हाजी खान को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने की सोच रहे हैं। मंच पर नेताओं की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। वहां रखी कुर्सियों पर ये बैठते जा रहे थे। मंच काफी बड़ा था और नेताओं की संख्या को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। 9 बजे तक आज़ाद मैदान में लाखों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। ट्रक और बसों में भर भर कर लोग वहां पहुंच रहे थे। सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो भीड़ से दूर आज़ाद मैदान की दीवारों के पास खड़े नेताओं को सुन रहे थे। वक्त बीतने लगा। 9:15 बजते बजते आज़ाद मैदान इस तरह भर गया जैसे कटोरी दाल के दानों से भरी हो।
वहां पर लोगों के सिर ही सिर नजर आ रहे थे। हालात अब ये होने लगे कि मैदान के आसपास की सड़कों पर से लोग मंच को देखने सुनने लगे। अब हर तरफ सन्नाटा सा आ ठहरा था। सिर्फ लाउड स्पीकरों से निकलती नेताओं के भाषण की आवाज ही वहां गूंज रही थी, या फिर सुनाई दे जाती थी लोगों की तालियों की आवाजें। माहौल राजनीतिक हो उठा था। रैली पूरी तरह से सफल नजर आ रही थी। देवराज चौहान ने कमरे की लाइट बंद कर रखी थी। वो देर से बालकनी में कुर्सी पर बैठा था और नजरें आजाद मैदान की तरफ थी। बालकनी से नीचे सड़क पर होटल के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी। पूरी सड़क ही लोगों से भरी भरी नजर आ रही थी। वहां से ट्रैफिक का निकलना बंद हो चुका था, परंतु देवराज चौहान ने तो एक बार भी बालकनी से सड़क पर नहीं झांका था। वजह थी कि जफर मुरादाबादी उसे बता चुका था, बाहर लोगों की भीड़ में ही कबीर मलिक के लोग उसके इंतजार में मौजूद होंगे, और वो उन्हें इस बात का जरा भी आभास नहीं होने देना चाहता था कि वो बालकनी में है। बेशक उनके पास ये खबर पहले से ही क्यों न हो कि वो बालकनी में मौजूद है। दूसरी मंजिल के उस तरफ वाली बालकनी खाली थी और अंधेरे में डूबी थी। या तो वो कमरा खाली था या उसमें ठहरे लोग इस वक्त कमरे में नहीं थे। ऐसे में देवराज चौहान को चिंता नहीं थी कि उस बालकनी से उसकी हरकत देखी जा सकती है। जो भी नेता मंच पर आकर बोलता तो पहले माइक पर बता दिया जाता कि कौन सा नेता अपने विचार जनता के सामने रखने जा रहा है। ऐसे में देवराज चौहान जानता था कि जब भी हाजी खान मंच पर बोलने के लिए खड़ा होगा, उसे पता चल जाएगा, उसके नाम की घोषणा हो जाएगी। देवराज चौहान ने राइफल तैयार कर ली थी। एक गोली उसमें लोड की। टेलीस्कोप ठीक से लगा था और साइलेंसर सही तरीके से फिट था। कुछ देर पहले गन थामकर उसकी नाल बालकनी के किनारे पर टिकाकर टेलीस्कोप के सहारे मंच का निरीक्षण कर चुका था। मंच पर बैठे लोग टेलीस्कोप में शीशे के बाती चमक रहे थे और मात्र एक हाथ दूर लग रहे थे। मंच पर भरपूर रोशनी थी, जो कि देवराज चौहान के लिए फायदेमंद थी। देवराज चौहान कुर्सी से उठकर भीतर गया और सिगरेट सुलगाकर वापस बालकनी में कुर्सी पर आ बैठा। बालकनी में सिगरेट सुलगाता तो उस पर नजर रखने वाले लोग जान जाते कि वो बालकनी में है। जफर मुरादाबादी के शब्दों के मुताबिक इस वक्त वो चूहेदान में कैद हो चुका था। यहाँ से फायर करके बाहर निकले या बिना फायर किए बाहर निकले, बाहर मौजूद कबीर मलिक के लोगों ने उसे बूंद देना था। उस वक्त 10 बजने वाले थे जब माइक पर लोकप्रिय नेता हाजी खान के बारे में बताया गया कि जनाब हाजी खान साहब अब जनता से कुछ कहने वाले हैं। हाजी खान के नाम की घोषणा होते ही तालियों की आवाज गूंज उठी। देवराज चौहान सतर्क हो उठा, होठ बीच गए, आंखों में कठोरता आ गई। नीचे झुककर वहां रखी राइफल उठाई और अगला हिस्सा बालकनी की दीवार पर रखकर टेलीस्कोप पर आंख टिका दी। मंच का नजारा देवराज चौहान के सामने स्पष्ट हो गया। सबसे पहली नजर ही हाजी खान यानी कि देवेन नागर पर पड़ी, जिसने कि माइक संभाल लिया था। मार्शल ने उसकी तस्वीर दिखाई थी। ऐसे में देवेन नागर को देवराज चौहान ने एक ही पल में पहचाना। टेलीस्कोप के जरिए वो देवेन नागर उर्फ हाजी खान को देखता रहा। देवेन नागर ने बोलना शुरू किया। देवराज चौहान की उंगली ट्रैगर पर पहुंच गई। बिना किसी अड़चन के स्पष्ट निशाना था। देवेन नागर बच नहीं सकता, देवराज चौहान ने सोचा। बोलते बोलते देवेन नागर ने अपना हाथ उठाकर सिर के बालों में फेरा। कुछ पलों बाद दायां हाथ हवा में खास अंदाज में हिलाया। एक बार बोलते बोलते वो मुस्कुराया। देवराज चौहान बेहद शांत रहकर उसकी हरकतें देख रहा था। उसी पल देवराज चौहान के हाथ में दबी राइफल पर पकड़ सख्त हो गई। देवेन नागर सामने छाती तक वो काउंटर पर मौजूद था, जिस पर की छोटा सा माइक रखा था। हालांकि 315 की गोली ने काउंटर को उधेड़कर देवेन नागर के शरीर में प्रवेश कर जाना था, परंतु देवराज चौहान के पास एक ही गोली चलाने का मौका था। दूसरा फायर करने की उसे गुंजाइश नहीं मिलनी थी। ऐसे में देवराज चौहान किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने काउंटर से ऊपर देवेन नागर के चेहरे पर टेलीस्कोप सेट कर दिया। वो भाषण दे रहा था, लगातार बोले जा रहा था।
टेलीस्कोप की वजह से देवराज चौहान को लग रहा था कि वो इतने पास है कि हाथ बढ़ाकर छू ले। देवराज चौहान की उंगली ट्रैगर पर सख्त होने लगी। अंधेरे में देवराज चौहान साए की तरह लग रहा था। चेहरे के भाव नजर नहीं आ रही थी। एकाएक उंगली ने ट्रैगर दबा दिया। साइलेंसर लगा होने के कारण फुस की बेहद मध्यम आवाज उभरी। देवराज चौहान की आंख टेलीस्कोप में नजर आते देवेंद्र नागर के चेहरे पर थी। अगले ही पल देवराज चौहान ने देवेंद्र नागर के माथे के बाईं तरफ कनपट्टी के पास गोली घसते देखा। सिर से खून के छींटे उठते देखे और देवेंद्र नागर को उछलकर पीछे को गिरते देखा। काम हो गया था। 315 की राइफल की गोली लग जाए तो बचना असंभव था। खासतौर से गोली कनपट्टी के पास लगी हो तो वो पूरे सिर को उधड़कर रख देगी। देवेंद्र नागर की मौत देवराज चौहान ने टेलीस्कोप से स्पष्ट देखी थी। देवराज चौहान ने वक्त खराब नहीं किया। उसने राइफल बालकनी में छोड़ी और कुर्सी से उठकर कमरे में आ गया। अब उसके लिए असली खतरा था। जफर मुरादाबादी के मुताबिक होटल के बाहर कबीर मलिक के आदमी उसे शूट करने के लिए तैयार खड़े थे। वे अब उसके बाहर निकलने के इंतजार में थे। अगर उसने बाहर निकलने में देरी की तो वो भीतर भी आ सकते थे। वक्त कम था। देवराज चौहान ने दरवाजा खोलकर बाहर झाँका। गैलरी खाली थी। एक वेटर जाता दिखा। देवराज चौहान फौरन बाहर निकला और गैलरी में आगे बढ़ता चला गया। कदम तेजी से उठ रहे थे। इससे पहले कि कबीर मलिक के लोग भीतर आए उसे निकल जाना था। देवराज चौहान सीढ़ियों के पास पहुंचा। वहीं से सीढ़ियां नीचे जा रही थी, ऊपर छत की तरफ भी जा रही थी। देवराज चौहान छत की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। देवराज चौहान छत पर पहुंचा जो कि अंधेरे में डूबी हुई थी। वहां रखे सामान से बचता वो दीवार के पास पहुंचा और दूसरी छत पर पहुंचकर उसकी दीवार पर बढ़ा। मन से आती आवाजें उसकी कानों में पड़ रही थी। कहा जा रहा था, आप लोग शांत रहिए, जनाब हाजी खान को जरा सा चक्कर आ गया है, इसलिए वो गिर गए। अब वो ठीक है और आराम कर रहे हैं। जल्दी ही जनता को दोबारा संबोधित करेंगे। वो अब कभी भी नहीं बोल सकेगा। देवराज चौहान होठ बीचे बड़बड़ा उठा। दूसरी दीवार पार करके अगली छत पर पहुंचा। फिर तीसरी दीवार पार की और शबनम होटल की छत पर जा पहुंचा। उसके बाद देवराज चौहान शबनम होटल की छत की सीढ़ियां उतरने लगा। होटल में शांति थी। शायद सबका ध्यान बाहर हो रही रैली पर था। वो पहली मंजिल पर पहुंचा। 104 नंबर कमरा उसने कल ही बुक करा लिया था। 104 नंबर कमरा जल्दी ही उसे मिल गया। दरवाजे पर सफ़ेद पेंट से 104 लिखा था। दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक था। देवराज चौहान पुनः सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियाँ उतरकर वो नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा जो कि प्रवेश द्वार के पास ही था। शीशे के दरवाजे से बाहर खड़ी लोगों की भीड़ नजर आ रही थी जो कि रैली के लिए, नेताओं को देखने के लिए वहां मौजूद थी। बाहर सड़क पर पर्याप्त रोशनी थी। रिसेप्शन पर कल वाला ही 60 बरस का व्यक्ति मौजूद था। सलाम वालेकुम, देवराज चौहान बोला। 104 नंबर की चाबी दे दीजिए। वालेकुम सलाम जनाब, वो व्यक्ति बोला, लेकिन आप तो भीतर से आ रहे हैं। अभी तो भीतर आया था और चाबी ले जाना याद नहीं रहा। अभी आए थे? ओह, शायद मुझे ध्यान नहीं रहा, कहते हुए उसने टेबल का रिसेप्शन का ड्राज खोला और कुछ चाबियों में से एक चाबी निकालकर देवराज चौहान को दी। 104 की चाबी ये रही जनाब। देवराज चौहान ने चाबी ली। साथ में 104 का टैग लगा हुआ था। विस्की मिलेगी जनाब? देवराज चौहान ने पूछा। कितनी? बोतल मिल जाएगी, बढ़िया ब्रांड है, 2000 वाला। मेरे कमरे में भिजवा दीजिए। कहने के साथ ही देवराज चौहान सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अभी बाहर सब कुछ शांत था। देवेंद्र नागर की मौत की बात अभी खुली नहीं थी। लाखों लोगों की भीड़ दंगे पर न उतर आए। शायद इसी वजह से बात को वक्ती तौर पर दबा लिया गया था। इस वक्त किसी दूसरे नेता के बोलने की आवाज़ें आने लगी थी। दरवाज़ा खोलकर देवराज चौहान 104 नंबर कमरे में पहुंचा। ये कमरा उसने पहले नहीं देखा था, पर ठीक था। थोड़ा वक्त ही तो बिताना था। आज की रात, कल का दिन,
कबीर मलिक के आदमी क्या अभी तक होटल के बाहर इंतजार कर रहे होंगे या वे भीतर आ गए होंगे। देवराज चौहान के पास चेंज करने के लिए कपड़े नहीं थे। उसने बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोया और बाहर आकर सिगरेट सुलगा ली। 10 मिनट बाद ही वेटर बोतल, पानी का जग और गिलास लिए आ पहुंचा। वो 20 साल का लड़का था और कमीज पजामे में था। मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए उसने कहा, सलाम जनाब जी। लड़के ने कहा, मुझे तो कल ही पता लग गया था। 104 नंबर कमरा हफ्ते के लिए चढ़ गया है, परंतु कोई आया ही नहीं था। आपका सामान नजर नहीं आ रहा। कल आएगा, देवराज चौहान ने कहा और बोतल उठाकर लेबल देखने लगा। साहब जी, बोतल के पैसे 2000 अभी लेने हैं, मालिक ने कहा है। यहाँ यही नियम है, नहीं तो अगले दिन जब उतरती है तो पीने वाले के सुर बदले होते हैं। पैसा देने में आनाकानी करता है, या तो विस्की को नकली कह देगा या बोलेगा महंगी है। ये तो 1000 वाली है, इसलिए पैसे पहले। देवराज चौहान मुस्कुराया और बोतल रखकर उसे 2000 दिए। 300 ऊपर दिए लड़के को। 300 मिलते ही वो खुश हो गया। आवाज, सुर, अंदाज सब कुछ बदल गया। साथ में खाने के लिए क्या लाऊं? मेरी माँ ने तो मसाले वाला तंदूरी मुर्गा बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे मच्छी के पकोड़े भी हैं, साथ में हरी चटनी और मूली। आजकल बेवकूफ़ लोग सलाद मांगकर ही काम चला लेते हैं, पैसे बचाते हैं। पैसों का क्या है, सेहत का ध्यान पहले रखना चाहिए। तो क्या लाऊं जनाब? पनीर है? देवराज चौहान ने पूछा। बहुत है, एकदम बढ़िया पनीर है। लाऊं क्या? थोड़ा सा पनीर, छोटी टुकड़ियों में, ऊपर हल्का नमक डालना है और धनिये की हरी चटनी साथ ले आना। ये ठीक है जनाब, मैं अभी लाया, कहकर वो चला गया। देवराज चौहान ने पैक तैयार किया और कुर्सी पर बैठते हुए घूंट भरा। इस कमरे में बालकनी नहीं थी, खिड़की थी जो कमरे के दरवाजे की तरफ राहदारी में खुलती थी। देवराज चौहान ने वो खिड़की बंद ही रखी। बाहर क्या हो रहा है उसे पता नहीं लग रहा था, और ऐसे मौके पर उसकी इच्छा भी नहीं थी बाहर जाने की। काम हो गया था, यही बहुत था। कबीर मलिक के आदमी जरूर उसे ढूंढते फिर रहे होंगे। देवराज चौहान जानता था कि वो सुरक्षित थे, अब उस तक पहुंचना आसान नहीं था। 10 मिनट में ही देवराज चौहान के कहे मुताबिक लड़का पनीर और हरी चटनी ले आया। डिनर में क्या लेंगे जनाब? यहाँ सब कुछ मिलता है, जो ताज़ा बना हो वही ले आना। ताज़ा तो दाल है और बैगन का भुर्ता। दाल ले आना। बस बस, साथ में सलाद पापड़ कुछ नहीं? ले आना। बढ़िया, सलाद में आपको ऐसे ही दे जाऊंगा, बिल में नहीं लगाऊंगा। आखिर आपने मुझे 300 रुपया दिया है। यहाँ आने वाले तो 50 रुपये देने से पहले 50 बार सोचते हैं और 20 रुपये देकर चले जाते हैं। डिनर कब लाऊं? 1 घंटे बाद। ठीक है, तब तक मैं जरा सामने आज़ाद मैदान का हाल जान लूं। सुना है जनाब हाजी साहब की तबीयत खराब हो गई है, अभी अभी एम्बुलेंस उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई है, कहकर लड़का बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने उठकर दरवाज़ा बंद किया और वापस कुर्सी पर बैठा। अब पाकिस्तान में उसका कोई काम नहीं था। हाजी खान की तो हत्या कर चुका था। जगमोहन अब आज़ाद था। विस्की के छोटे छोटे घूंट भरता देवराज चौहान साथ में पनीर और हरी चटनी का मजा लेता रहा। बाहर के हालातों पर उसने सोचना बंद कर दिया था, कोई फायदा नहीं था। वैसे वो जानता था कि बाहर गुपचुप सी जबरदस्त हलचल मची होगी। ये बात अभी तक नहीं खोली गई थी कि हाजी खान मर चुका है। उसे एम्बुलेंस में डालकर आज़ाद मैदान से ले जाया जा चुका था। एम्बुलेंस सीधा हॉस्पिटल ही गई होगी। देवराज चौहान ने गिलास खत्म किया ही था कि जेब में पड़ा मोबाइल बज उठा। देवराज चौहान ने फ़ोन निकालकर बात की। दूसरी तरफ आदिल वारसी था। तुम अभी तक नहीं पहुँचे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आदिल वारसी की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं भीड़ की वजह से रास्ता भूलकर दूसरी तरफ निकल गया था, तुम वहाँ से निकल जाओ, देवराज चौहान ने कहा। क्या तुम होटल में नहीं हो? नहीं, मैं होटल से बहुत दूर पहुँच चुका हूँ। देवराज चौहान का स्वर शांत था।
चंद पलों की चुप्पी के बाद आदिल वारसी की आवाज आई। शायद तुम्हारी चलाई गोली हाजी खान को लगी है। उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया है। वो मर चुका है। टेलीस्कोप में मैंने गोली उसके माथे में जाती देखी और खून के निकलते छींटों को देखा है। ओ, पर फिर मिलेंगे, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। आदिल वारसी जैसे गद्दार से बात करने का उसका मन नहीं था, बल्कि वो स्वयं ही मन परेशान हो रहा होगा कि उसे ऐसी राइफल दी जिससे सही निशाना नहीं लिया जा सकता था, तो उसने कैसे सही निशाना ले लिया। इस बात को लेकर कबीर मलिक भी जरूर परेशान हो रहा होगा। इस बात पर भी परेशान होगा कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया, लेकिन उनके पास किसी बात का जवाब नहीं था। देवराज चौहान ने दूसरा पैक तैयार किया और घूंट भरा। उसी पल पुनः फोन की बेल बज उठी। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। तुम ठीक हो? उधर से कासिम रहमान की आवाज़ आई। ठीक हूँ, तुमने बहुत बढ़िया राइफल दी। वो सच में बढ़िया थी। पुरानी होते हुए भी मैंने उसकी नई के बराबर कीमत दी है। कासिम रहमान के स्वर में गंभीरता थी। मैं आज़ाद मैदान के मंच से ज़्यादा दूर नहीं था जब हाजी खान भाषण दे रहा था। मैंने उससे गिरते देखा। उसका चेहरा खून से रंग गया था। उसके गनमैन मंच के एक तरफ खड़े थे कि उन्होंने फौरन उसे घेर लिया। सावधानी के तौर पर एम्बुलेंस पहले ही मंच के पीछे खड़ी थी और एक डॉक्टर भी मौजूद था उसमें। गनमैनों ने हाजी खान के चेहरे पर रुमाल डाल दिया और उसे आनन फानन एम्बुलेंस में डालकर ले गए। देवेन नागर मर चुका है। मैंने उससे मरते देखा। मेरा भी यही ख्याल है कि वो जिंदा नहीं रहा। तुमने बढ़िया काम किया, पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ अभी तक प्रोग्राम क्यों चल रहा है। इस तरह की जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस प्रकार रैली में हुए हाजी खान की मौत का फायदा सत्ताधारी पार्टी को उठाना चाहिए, परंतु हाजी खान की मौत के बाद को अभी तक दबाए रखा है। यही कहा जा रहा है कि तबीयत कुछ खराब हो गई है हाजी खान की। इसमें कुछ भी खास नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देगा तो खबर आम हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि अगले 1 घंटे में हाजी खान के मरने की बात खुल जाएगी। तुम कहाँ हो? मैं सुरक्षित हूँ, देवराज चौहान ने कहा। उसी जगह पर हो या जगह बदल ली है? वहाँ से दूर निकल चुका हूँ। आज आओगे घर? आज नहीं, कल बता दूंगा। तुम मुझसे बातें क्यों छिपा रहे हो? लेकिन कोई बात नहीं, काम होना चाहिए था, वो हो गया। मैं वापस जाना चाहता हूँ। कैसे जाओगे? मैं क्या इंतज़ाम करूँ? इंतज़ाम मार्शल करेगा, उससे बात करो। रात को मैं मार्शल से बात कर लूँगा। फ़ोन करूँ रात को? कल करना, मैं सोने जा रहा हूँ। रात में मैं हाजी खान के मरने की तस्दीक भी कर लूँगा। दूसरी तरफ से कासिम रहमान ने कहा। देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया। रात आराम से बीती। अगले दिन देवराज चौहान 8 बजे उठा और बेड टी मंगवा ली। आज देवराज चौहान खुद को हल्का महसूस कर रहा था। कोई काम नहीं था। अब पाकिस्तान से निकल जाना था। लड़का चाय दे गया। देवराज चौहान को आशा थी कि वो उसे हाजी खान के मरने की बात जरूर करेगा, परंतु उसने कोई बात नहीं की थी। 9 बजे तक देवराज चौहान नहा धो चुका था। अभी बाहर निकलना ठीक नहीं था। क्या पता कबीर मलिक के लोग अभी भी उसे ढूंढते फिर रहे हों। देवराज चौहान ने इंटरकॉम पर ब्रेकफास्ट के लिए पूछा तो पता चला हर तरह के ब्रेकफास्ट का इंतजाम था। देवराज चौहान ने 2 आलू के पराठे और दही के लिए कहा। दोपहर के 3 बज गए। लंच करने का मूड नहीं था। अब देवराज चौहान यहाँ से निकलने की सोचने लगा। जब तक ये जगह सुरक्षित थी तो सुरक्षित थी, परंतु अब सुरक्षित नहीं थी। कबीर मलिक के लोग उसकी तलाश में इस होटल पर भी नज़र मार सकते थे। वैसे चांस तो इस बात का ज़्यादा था कि रात गए तक उसे ढूंढते रहने के बाद वो ये सोचकर वापस चले गए हों कि वो हाथ से निकल चुका है, परंतु सावधानी जरूरी थी। देवराज चौहान ने कॉफ़ी मंगाकर पी, फिर निकलने के लिए उठ खड़ा हुआ। जाते वक्त होटल में खाने पीने के पैसे देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि किराया सप्ताह का दे रखा था। वैसे भी वो किसी को शो नहीं करना चाहता था कि वो होटल से जा रहा है। दरवाज़ा खोलकर कमरे से निकला और उसे बंद करता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया।
सीढ़ियाँ उतरकर देवराज चौहान रिसेप्शन की तरफ बढ़ा कि तभी 8-10 पुलिस वाले होटल का शीशे का प्रवेश द्वार खोलकर भीतर आते चले गए। रिसेप्शनिस्ट फौरन कुर्सी से उठता कह उठा, खैरियत तो है हजूर? उसने पुलिस वालों से कहा। रजिस्टर दिखाओ, होटल की तलाशी लेनी है, एक पुलिस वाले ने कहा। ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई हजूर? वो इतनी हड़बड़ाकर बोला, यहाँ कोई गलत काम नहीं होता। कल रात सबीना होटल की दूसरी मंजिल की बालकनी से जनाब हाजी खान साहब को गोली मारी गई जब वो मंच पर भाषण दे रहे थे। दूसरे पुलिस वाले ने कहा, होटल में कमरे से राइफल बरामद कर ली गई है। सावधानी के नाते आसपास की इमारतों को, होटलों को चेक किया जा रहा है। जनाब हाजी साहब को गोली? ये तो मैं अब सुन रहा हूँ। मैंने तो यही सुना था कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अल्लाह खैर करे, वो ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, गोली कान के पास से निकल गई। अब रजिस्टर दिखाओ, जल्दी करो। देवराज चौहान उनके पास से निकलता शीशे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मन में यही सोचकर मुस्कुरा रहा था कि अभी हाजी खान की मौत को छिपाकर रखा जा रहा है, लेकिन ये सब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। आधिकारिक रूप से जल्दी ही सरकार को उसके मरने की घोषणा करनी ही पड़ेगी। होटल के बाहर आते ही देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर पीछे सबीना होटल की तरफ देखा। सबीना होटल के बाहर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। पुलिस की कई कारें वहां खड़ी थी। स्पष्ट था कि होटल में उसके कमरे और मिली राइफल को लेकर पुलिस की तहकीकात चल रही थी। देवराज चौहान पैदल ही दूसरी तरफ चलता चला गया। तभी जेब में मौजूद मोबाइल बजने लगा। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। मार्शल से 2 घंटे पहले ही मेरी बात हुई। कासिम रहमान का स्वर कानों में पड़ा। उनका कहना है कि कल रात तुम्हें पाकिस्तान की सरहद से पार कराया जाएगा। कल रात? देवराज चौहान ने कहा। मतलब कि मेरा सफ़र कल सुबह ही शुरू हो जाएगा। सीमा पर पहुंचना होगा। इसके लिए मार्शल रात को फ़ोन करेगा। उसने ऐसा ही कहा है। पर एक बात अजीब हो रही है। क्या? अभी तक हाजी खान के मारे जाने की खबर बाहर नहीं आई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कल गोली लगते ही मर गया था। मैं आज सुबह हॉस्पिटल गया था जहां हाजी खान को एम्बुलेंस लेकर आई थी। उसके बारे में जानने की कोशिश की तो यही सुनने को मिला कि जनाब हाजी खान बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कासिम रहमान का स्वर कानों में पड़ा। बोला तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देवेंद्र नागर गोली लगते ही मर गया था। देवराज चौहान बोला। सरकार को अपनी कोई समस्या होगी जो उसकी मौत की खबर अभी आम नहीं की जा रही। यही बात होगी। कासिम रहमान का सोच भरा स्वर आया। तुम जाने से पहले मुझसे मिलोगे या नहीं? मैं 40 मिनट में तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ। ओ, आ जाओ, मैं तुम्हें घर पर ही मिलूँगा। 15 मिनट में घर पहुंच जाऊँगा। रात के 10 बज रही थी। देवराज चौहान कासिम रहमान के घर की पहली मंजिल पर बने कमरों में था। अभी वो खाना खाकर हटा था। सामने टीवी चल रहा था। खबरें आ रही थी, परंतु देवेंद्र नागर की मौत की कोई खबर नहीं थी। इतना जरूर कहा गया कि कल मंच पर भाषण देते वक्त चक्कर आ जाने से स्टेज पर गिर पड़े जनाब हाजी खान अब पूरी तरह ठीक है। ये सुनते ही देवराज चौहान के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। तभी कासिम रहमान ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, ये हाजी खान के मौत की खबर को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और उसे देखा। कासिम रहमान कुर्सी पर बैठ गया। वो सच में मर गया था ना? पक्का, देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। गोली उसकी कनपट्टी पर लगी थी। उसके सिर से निकलकर खून के छींटों को मैंने उड़ते देखा था। .315 की गोली किसी की कनपट्टी पर लगे तो क्या हाल होता है? उसका सिर और चेहरा उधड़ जाएगा। यही हाल हाजी खान का हो चुका है। मुझे तो हाजी खान का चेहरा तब दिखा ही नहीं, वहाँ खून ही खून था, लाल सुर्ख चेहरा। कासिम रहमान देवराज चौहान को देखता कह उठा, वो राइफल तुम्हें कहाँ से मिली थी? वो खराब राइफल। देवराज चौहान ने कासिम रहमान को देखा। क्यों जानना चाहते हो? उत्सुकता है मन में। ऐसी खराब राइफल तो कोई बेचेगा भी नहीं। कहाँ से मिली? मार्शल के एजेंट ने दी, हाजी खान को मारने के लिए।
देवराज चौहान ने कहा। मार्शल के एजेंट ने? तुम्हारे जैसे एजेंट ने। मैं दो लोगों के संपर्क में था, एक तुम्हारे और एक उसके। लेकिन उसने खराब राइफल क्यों? वो गद्दार था। देवेनगर के खास यार कबीर मलिक ने उसे खरीद रखा था। मेरी सारी योजना कबीर मलिक के पास थी। वो सब कुछ जानता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, परंतु वो निश्चित था कि उसकी दी राइफल से निशाना लग ही नहीं सकेगा। गोली बाहर निकलते ही थोड़ी सी घूम जाएगी। यही वजह थी कि उसने मुझे गोली चलाने तक जीने की छूट दे रखी थी। उसके बाद मैं उस होटल से बाहर निकलता तो उसके आदमी मुझे भून देते। तो तुम बच कैसे गए? ये सब तुम्हें पहले कैसे पता चला? देवराज चौहान ने सारी बात उसे बताई, परंतु जफर मुरादाबादी का नाम नहीं बताया। सब कुछ सुनने के बाद कासिम रहमान हक्का बक्का सा बोला, ओ, तुम तो बहुत बड़े खतरे से बाल बाल बचे हो। अगर कबीर मलिक का गद्दार मुझे सतर्क न करता तो शायद मैं जिंदा न होता अब तक। कासिम रहमान अभी तक हक्का बक्का था। तो तुमने उस एजेंट का क्या किया? कुछ नहीं, उसको मार्शल देखेगा। उस दगाबाज को तो तुम भी शूट कर सकते हो। मेरा वो काम हो गया जिसके लिए मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मार्शल का एजेंट गद्दार है। इस बात को देखना मार्शल का काम है। अब मुझे वापस हिंदुस्तान जाना है। मेरे ख्याल में कल रात तुम सीमा पार कर जाओगे, हिंदुस्तान पहुंच जाओगे। मार्शल ने ऐसा ही कहा था। तब तक तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। कबीर मलिक के लोग तुम्हें जरूर ढूंढ रहे होंगे। कबीर मलिक तिलमिला रहा होगा कि तुमने हाजी खान को मार डाला। वो जरूर परेशान हो रहा होगा। देवराज चौहान बोला। कबीर मलिक के पास तुम्हारी तस्वीर है? मैं नहीं जानता। मेरे ख्याल में ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। कल तुमने पाकिस्तान से निकल ही जाना है। जिस रास्ते से आए हो, क्या उसी रास्ते से वापस जाओगे? वो रास्ता तो तुम्हारा देखा बाला है, कासिम रहमान ने कहा। मार्शल बताएगा कि किस रास्ते से मुझे वापस जाना है। तुम समझदार और हिम्मत वाले निकले। इस काम में हम 18 एजेंट गवा चुके थे। तुमने तो। वो अपनी मौत से नहीं मरे, गद्दारी की मौत से मरे। गद्दारी की मौत? कबीर मलिक के उसी गद्दार ने बताया कि मार्शल का एक एजेंट कबीर मलिक के संपर्क में था और उनकी खबरें कबीर मलिक को दे रहा था। ऐसे में जहाँ भी मौका लगा वो आने वाले एजेंटों को मार देता था। इस तरह वो मरे। ये तो खतरनाक बात है कि मार्शल के एजेंट गद्दार है। कासिम रहमान बेचैनी से बोला। कबीर मलिक ने एजेंटों को ढूंढा कैसे? कबीर मलिक जैसे इंसान के लिए कठिन नहीं है। मार्शल का एक एजेंट अन्य एजेंटों की खबरें इकट्ठी करके उसे दे सकता है। इस तरह कबीर मलिक के पास मार्शल के एजेंटों की लिस्ट तैयार हो सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे एजेंटों की जान कबीर मलिक की मुट्ठी में बंद रहेगी। तुमने मार्शल को बताई ये बातें? हिंदुस्तान पहुंचने पर बताऊंगा। इस बार मार्शल ने एजेंटों को आपस में अनजान रखा है, यानी जो एजेंट तुम्हारी सहायता कर रहे हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते। ऐसा मार्शल ने सावधानी वश ही किया होगा, कासिम रहमान ने बोला। इस काम में मार्शल ने नए एजेंटों का इस्तेमाल किया है। फिर भी जैसा कि तुमने बताया दूसरा वाला एजेंट गद्दार निकला। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। उसकी गद्दारी का पता चलने के बाद तुमने ये नहीं सोचा कि मैं भी गद्दार हो सकता हूँ? सोचा। देवराज चौहान मुस्कुराया। लेकिन तुम गद्दार नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी दी राइफल ने सही काम किया। उस एजेंट को तुमने मेरे बारे में तो नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। और नहीं, ऐसी कोई बात मैंने नहीं की। शुक्रिया, वरना मैं भी कबीर मलिक की नज़रों में आ जाता। आज तो उसका फ़ोन भी नहीं आया। वो समझ गया होगा कि तुम उस पर शक कर रहे हो। मैं नहीं जानता कि वो क्या सोच रहा है। इस बात को लेकर उलझन में जरूर होगा कि निशाना सही कैसे लग गया। उसी पल कासिम रहमान का फ़ोन बज उठा। कासिम ने फ़ोन कॉल रिसीव की। हेलो। हेलो मार्शल। हाँ, मेरे पास ही देवराज चौहान है, बात कराता हूँ, कहकर उसने देवराज चौहान की तरफ फ़ोन बढ़ाया। देवराज चौहान ने फ़ोन लिया, बात की। कहो मार्शल, तो तुम सफल हो ही गए। कैसे पता चला? मुझे तुम्हारे आसपास की हर खबर मिल रही है। देवराज चौहान ने नहीं पूछा कि खबरें कौन दे रहा है।
अभी तक पाकिस्तान सरकार की तरफ से देवेंद्र के मरने की घोषणा नहीं की। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एजेंट मंच के पास टीवी रिपोर्टर बना, कैमरा खोले मौजूद था। उसे गोली लगने की सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई और वो क्लिप नेट के जरिए मेरे पास पहुंच चुकी है। मैंने देखी है। वो जगमोहन कहाँ है? आधा घंटा पहले उसे बाहर छोड़ दिया गया है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। मेरी वापसी का रास्ता तैयार करो। कल सुबह फ़ोन करके बताऊंगा कि तुमने किस तरफ वाली सीमा पर पहुंचना है। मुझे तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तुम्हारे मारे गए 18 एजेंट तुम्हारे ही एजेंटों की गद्दारी का शिकार हुए हैं। ये खबर मेरे लिए नई है। मैं भी इसी वजह से मरने जा रहा था। तुम्हारा एजेंट सारी खबरें कबीर मलिक को दे रहा था। वो जमाते बिला संगठन का सरदार है और देवेंद्र का खास था। सहयोगी रहा कि उसकी गद्दारी का पता वक्त रहते चल गया। देवराज चौहान ने कहा, गद्दारों को किए की सजा मिलेगी। तुम यहाँ आकर मुझे सब कुछ बताना। तब मार्शल की हत्या कबीर मलिक के लोगों ने की है, जो कि हिंदुस्तान में काम कर रहे थे। जाहिर है ये सब कुछ देवेंद्र के कहने पर ही किया गया होगा, परंतु उन्हें मार्शल के घर का पता कैसे चला ये मैं नहीं जानता। ये बातें हम आमने सामने बैठकर करेंगे। कल सुबह मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा देवराज चौहान। तुमने बढ़िया काम किया। पहले वाला मार्शल तुम्हारे बारे में सही विचार रखता था कि तुम काबिल इंसान हो। सहायता करने वाले ही गद्दार बन जाए तो फिर काम पूरे नहीं होते मार्शल। ये गंभीर मामला है। मैं जल्दी ही इन गद्दार एजेंटों का सफाया करूंगा। देवराज चौहान ने फ़ोन बंद किया और कासिम रहमान को वापस दिया और बोला, मुझे कॉफ़ी पिला दो कासिम। ज़रूर, तो तुम कल जा रहे हो? कासिम रहमान उठते हुए बोला, मुझे खुशी है कि तुम काम पूरा करके जिंदा वापस जा रहे हो। इस काम में काफ़ी एजेंटों को जान गंवानी पड़ी। अगले दिन सुबह देवराज चौहान गहरी नींद में था कि उसे लगा कि उसे जोर से हिलाया जा रहा है। देवराज चौहान ने आंखें खोली। कासिम रहमान को अपने ऊपर झुके पाया। वो कुछ परेशान सा लग रहा था। देवराज चौहान फौरन उठ बैठा। वॉल क्लॉक में वक्त देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। क्या बात है? देवराज चौहान ने नींद भरी आंखों से उसे देखा। पता नहीं, कुछ गड़बड़ है, कहते हुए कासिम रहमान ने हाथ में पकड़ा फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। मार्शल से बात करो। देवराज चौहान ने फ़ोन लेकर बात की। कहो मार्शल। देवेंद्र जिंदा है। मार्शल की आवाज़ कानों में पड़ी। देवराज चौहान के मस्तिष्क को झटका लगा। नहीं, उसके होठों से निकला, वो जिंदा है। वो मर चुका है मार्शल। मैंने उसे मारा था। गोली उसकी कनपटी के पास लगी थी। खून के छींटे उड़े थे। वो देवेंद्र जिंदा है देवराज चौहान। मार्शल का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। आज की अखबार देखो। अखबार? देवराज चौहान ने कान से फ़ोन लगाए कासिम रहमान को देखा। अखबार कहाँ है? आने वाली है, आज लेट हो गई, कहकर कासिम रहमान बाहर चला गया। मार्शल, देवराज चौहान ने फ़ोन पर कहा, तुमने कल कहा था कि गोली देवेंद्र के सिर पर लगने की क्लिपिंग तुमने देखी थी। तुमने खुद कहा था कि वो मर गया है और अब कहते हो कि... हाँ, मार्शल का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। इस वक्त तुमसे बात करते हुए भी मेरी नज़र चल रही क्लिपिंग पर है। मैं 20 से ऊपर बार क्लिपिंग देख चुका हूँ। क्लिपिंग में स्पष्ट नज़र आ रहा है कि गोली उसके माथे की साइड में कनपटी के पास लगी है। उसके बाद वो पीछे जा गिरा। जहाँ गोली लगी वहाँ .315 राइफल की गोली लगने के बाद कोई जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन आज की अखबार देखो, वो जिंदा है। तस्वीर में वो मुस्कुरा रहा है। उसने कहा है कि काम ज़्यादा करने की वजह से उसे थकान हो गई और भाषण के दौरान मंच पर चक्कर आ गया था, परंतु अब ठीक है और आराम कर रहा है। ये नहीं हो सकता, देवराज चौहान के होठों से निकला। मैंने खुद उसे मरते देखा है। उसके सिर से खून के छींटे निकलकर उठते हुए देखे हैं। गोली ने उसके सिर को उधेड़कर रख दिया होगा और तुम कहते हो कि वो जिंदा है। ये असंभव सी बात है मार्शल। ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि... ये सच में हैरान होने वाली बात है। बेहतर होगा कि आज की अखबार देख लो। देवराज चौहान के चेहरे पर अविश्वास के भाव नाच रहे थे। मुझे अखबार देखने की जरूरत नहीं है मार्शल। देवेंद्र मर चुका है, वो जिंदा है। अखबार यही कह रहे हैं। मार्शल के स्वर में दृढ़ता थी।
जबकि क्लिपिंग में माथे पर गोली खाकर गिरता नजर आ रहा है। .315 की गोली है, .315 की गोली है। तो हैरानी है वो बच कैसे गया। .315 राइफल की ही गोली है। तुम्हें किसने बताया है कि मैंने इस राइफल का इस्तेमाल? कासिम रहमान ने। लेकिन जाने कैसे वो बच गया। मार्शल, देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता नाच उठी।